हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंपल सा चैप्टर है और काफ़ी सामान्य सी चीज़ें आसपास के जो वातावरण में देखी जाने वाली या आसपास के जो डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ एक सिंपल सा लेसन है। तंतु से वस्त्र तक, यानी कि जो तंतु होते हैं छोटे छोटे रेशे के रूप में, उनसे वस्त्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है उसका प्रोसेसिंग हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा लेसन है ये, और इस लेसन के माध्यम से स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि किस तरीके से छोटे छोटे रेशों से, छोटे छोटे तंतुओं से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। क्या क्या प्रोसेसिंग होती है उसमें, क्या प्रक्रियाएं होती है जिनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। देखिए, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक्टिविटी 1 से। एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स को बताया गया है इसमें एक्टिविटी के माध्यम से कि आपने आसपास जो भी टेलर शॉप होती है, जो भी कपड़े के निर्माण की जो शॉप होती है, वहाँ जाकर के अलग अलग तरह के कपड़े इकट्ठे करने हैं और उन छोटे छोटे कपड़ों को देखना है। और वहाँ हमें क्या विश्लेषण करना है कि हर कपड़ा अपने आप में अलग है। कोई कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, कोई कपड़ा काफ़ी पतला, किसी में सिल्क होता है, कोई कॉटन होता है। उस तरीके से यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी 1 में दिखाया गया है कि आपको एक छोटा सा पीस उठाना है, सैंपल उठाना है कपड़े का किसी भी शॉप से या फिर बचा हुआ जो भी कपड़ा है। और एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि उस कपड़े को आपको पूरा एक धागा उसका खींचना है और उसे खोल करके देखना है। उसे जब खोल करके देखते हैं या किसी भी एक उस कपड़े के एक धागे को खींचा जाता है तो वो कपड़ा पूरे तरीके से धीरे धीरे करके, मतलब जिसे अपन कहते हैं, खुलना चालू हो जाता है। और उस कपड़े का जो एक धागा हमने निकाला था उसके भी अगर हम देखें तो कई सारे पार्ट्स उसमें से निकल आते हैं। तो ये एक्टिविटी 2 यहाँ इसी के बारे में बताई गई है। अगला है जो हमारा टाइटल रहेगा 3.2 तंतु। यहाँ फिर से एक एक्टिविटी बताई गई है। उसी से आगे की एक्टिविटी है कि जो हमने एक धागा निश्चित किया था उस कपड़े में से, उस ही धागे को आगे जाकर के और उसे अलग अलग उसके तंतुओं, उसके पतले पतले जो और अलग से धागे निकलते हैं, उन्हें हमें बांटना है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए और धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, यानी कि उसे दोनों अंगूठों से उस जो धागा लिया हमने उस कपड़े में से जो निकाला है उसे रगड़ करके देखना है। तो हमें क्या दिखेगा, उसमें से भी, उस पतले से धागे में से भी कई सारे अलग अलग रेशे, कई सारे अलग अलग छोटे छोटे पतले पतले और धागे निकल जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। इसके पहले हमने ये डिस्कस किया कि तंतु क्या है, यानी कि तागे की जो बिल्कुल पतली पतली जो लाइंस हैं उनमें से भी अलग अलग रेशे निकलने लगते हैं, उनमें से भी अलग अलग छोटे छोटे पतले पतले धागे निकलने लगते हैं। तो उस सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तंतु। और तंतु जो हैं वो दो प्रकार के होंगे, या तो वो प्राकृतिक होंगे या फिर वो कृत्रिम होंगे। अब प्राकृतिक तंतु जैसे कि जो एनिमल से या फिर जो प्लांट से मिलेंगे वो होंगे प्राकृतिक, और जिन्हें केमिकल्स के माध्यम से या फिर किसी अलग मशीनी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाएगा वो कहलाएंगे कृत्रिम तंतु। जैसे यहाँ दिखाया गया है, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक तंतु है, पहले केवल मानव जीवन जो है उन्हीं पर डिपेंड था,
इसके अलावा जो कई सारे आविष्कार हुए, कई सारी खोजें हुई रसायनों के माध्यम से भी, जो कृत्रिम तंतु बनाए गए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संश्लिष्ट तंतु। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। इसके बाद दिया गया है कुछ पादप तंतु कि पादप तंतु कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ सबसे पहले बताया है रुई। कॉटन हर घर में आसानी से मिलती है, कई सारे इसके एग्जाम्पल भी होते हैं और कई सारी इसकी चीज़ें भी बनाई जाती है रुई से, कॉटन से। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से बत्तियों का निर्माण किया जाता है। अब तो हर घर में लाइट्स होने लग गई, पहले नहीं हुआ करती थी, लैंप हुआ करते थे, वहाँ बत्तियों का निर्माण किया जाता था। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। कई आप में से कई लोगों ने देखे भी होंगे। जो कपास के फल होते हैं, प्लांट होता है एक, उस पर सफ़ेद रंग के नींबू की आकृति जैसे गोल गोल उसमें फल लगे होते हैं। उन्हें उनसे रेशा बना करके, उनसे तंतु बना करके, धागे का निर्माण करके उससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पूर्व परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या होता है कि जो कपास के फल होते हैं, कपास के पौधे से प्राप्त जो भी फल होते हैं, वाइट कलर के नींबू के आकार के होते हैं, ये इन्हें अलग कर लिया जाता है और इनमें से बीजों को अलग निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है 3.7। इसमें बताया गया है कपास ओटना कि कपास का जो फल है उसमें से कपास के बीजों को पृथक किया जाता है पहले, उसके बाद धागे का निर्माण किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये था पहला पादप तंतु जो था रुई। इसके बाद है जूट या फिर पटसन। जूट भी हमने देखा है, कई सारे लोगों ने प्लांट्स देखे हैं जूट के, कई सारी वस्तुओं का निर्माण होता है। हैंडीक्राफ्ट्स के जो सामान होते हैं उनमें ज़्यादातर जूट का यूज़ किया जाता है। तो जूट और ये पटसन क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया भी है, ये पटसन का पादप है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है और उसके बाद वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अगला हम बात करेंगे सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। किस तरीके से? एक हाथ में कुछ रुई लेनी है और अंगूठे से उसे काफ़ी देर तक उसे लगातार चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि रुई के जो तंतु हैं, छोटे छोटे तंतु हैं, वो परस्पर पास पास आ जाते हैं और उससे एक पतले धागे का निर्माण हो जाता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागे का निर्माण हो जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें चरखे को एक काफ़ी महत्व दिया गया था, उसी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था कि अब हमें हमारे देश की निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, देश से निर्मित जो हमारे वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करना है और उस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए चरखे का प्रयोग किया गया था। ये यहाँ इतिहास से संबंध बताया गया है चरखे का। इसके बाद है टाइटल 3.5 तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने में कई विधियां हैं, जिनमें से दो प्रमुख है। कौन कौन सी? एक तो है बुनाई और एक है बंधाई। तो बुनाई क्या है? तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जो है उन्हें बुनाई वीविंग कहा जाता है। एक कागज के माध्यम से इसे समझाया है एक्टिविटी 5 में कि दो अलग अलग कलर के नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ है। यहाँ चित्र 3.12 में दिखाया है कागज की पट्टियों से बुनाई की। बुनाई होती क्या है? दो अलग अलग कलर के कागज लेने हैं, उनकी पतली पतली एक ही नाप की स्ट्रिप्स काटनी है, पतली पतली पट्टियाँ काटनी है और उन्हें एक के ऊपर एक सही व्यवस्थित क्रम में जमाते जाना है। इस तरीके से क्या होगा कि एक पूरा एक कारपेट नुमा एक पूरी एक अच्छी संरचना प्राप्त होगी हमें, और इसे क्या कहा जाएगा? इसे बुनाई कहा जाएगा। इसके बाद है इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या फिर विद्युत प्रचालित होते हैं। ये यहाँ दिखाया गया है, हस्तकरघा दिखाया गया है कि किस तरीके से कपड़े की बुनाई की जा रही है। अगला है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ये देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आजकल तो जो भी सारा मटेरियल बनता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो मशीनों के माध्यम से होता है, लेकिन पहले जो हुआ करता था वो बुनाई जो है वो हाथों से की जाती थी। ऊन को लेकर के दो सिलाइयों के बीच में रख करके उसे बुना जाता था। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अगला है वस्त्र सामग्री का इतिहास। यहाँ अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से वस्त्र सामग्री का निर्माण होता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग क्या पहनते थे? पहले इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोग जो है वो इतना वस्त्रों के तंतु हुआ करते थे, केवल तागे हुआ करते थे, सिलाई नहीं लोग कर पाते थे। जो आदि मानव हुआ करते थे या उसके बाद भी जो मानव हुआ करते थे वो काफ़ी समय तक सिले हुए वस्त्र नहीं पहन पाते थे, क्योंकि उस समय तागे का निर्माण तो हो चुका था लेकिन सुई का आविष्कार नहीं हुआ था। जब सुई का आविष्कार हुआ तो कपड़े की सिलाई की जाने लगी, कताई बुनाई और उसके बाद में कपड़े की सिलाई की जाने लगी। तो यहाँ इसी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि काफ़ी समय के सुई का आविष्कार होने के बाद काफ़ी समय बाद कपड़ों को सिल करके पहना जाने लगा था। लेकिन आज भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ। ये इस तरह के जो वस्त्र हैं इन्हें बिना सिले पहना जाता है। यहाँ प्रमुख शब्दावली दी हुई है। रुई जो हमें कपास से प्राप्त होती है, वस्त्र कताई बुनाई से बनकर के जो एक सिस्टमेटिक रूप में हमें प्राप्त होते हैं वो वस्त्र हैं। तंतु एक तागे की सूक्ष्मतम जो इकाई कह सकते हैं वो तंतु है। कताई बुनाई और तागा, ये प्रमुख यहाँ टर्म्स दी हुई है। तो ये था NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।